6 महीने ज़िंदगी के स्कूली ईयर्स के 6 महीने बॉस, गोल्डन एरा। आज तक तुम स्कूल को गाली देते रहे, 9th मेरा स्कूल कचड़ा है, 10th मेरा स्कूल कचड़ा है, 11th मेरा स्कूल कचड़ा है, लेकिन जिस दिन वो होगा क्या, फेयरवेल, आंसू आ रहे हैं। अभी जिसको तुमने ज़िंदगी भर गाली दी उस दिन क्यों इमोशनल हो रहे हो? हाँ, होता है कि नहीं? मैं तो फेयरवेल देखा है, महान ऐसे ऐसे इमोशन झलकता है स्कूल के प्रति कि भाई अब ये छूट रहा है, ज़िंदगी छूट रही है अपनी। कभी स्कूल को प्यार से देखा है तुमने? स्कूली पढ़ाई को प्यार से देखा है कभी? हमेशा चिड़चिड़ा के तो देखा है। छुट्टी होती तो मज़ा आता है, फिर अभी देखना अगले साल तुम उन्हीं स्कूल के सामने से गुजरोगे, तुम्हें इतना अफसोस होगा कभी मैं यहाँ आता था। मैं सही बता रहा हूँ, इतना अफसोस होता है कि यार मैं कभी यहाँ पढ़ा हूँ, मैं बचपन से। ये ऐसा अटैचमेंट होता है। इसलिए पढ़ लो, मेरे 6 महीने बचे ना, पढ़ लो सीरियसली, अच्छे से विदा करके जाओ ना ज़िंदगी में, याद रहे कि यार इस स्कूल से पढ़ा था। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ लेनी है कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी, कि भाई ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो ग्लूकोज नहीं दे रहा था, तो उसमें कौन कौन से थे? क्यों नहीं दे रहा था? कैन एनीबडी टेल मी व्हाई इट वाज सो? वो क्यों नहीं दे रहा था बताओ? अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, पढ़ा था? साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने से एक चीज़ तो ये हो जाती है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। क्या बदलता है? हेमी एसिटल हो जाता है। क्या होता है? दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप ग्लूकोज को कभी पानी में डिजोल्व करोगे ना, अगर आप ग्लूकोज को पानी में डिजोल्व करते हो तो वहाँ पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर का परसेंटेज होगा दैट विल बी मोर देन 99%। कितना होगा? 99% से ज़्यादा। वहाँ पर कौन सा पाया जाएगा? तुम लोगों के क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहिए था उस दिन कि सर आप बता रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर है और स्टेट स्ट्रक्चर दोनों ही है, क्योंकि कुछ लैब टेस्ट में वो स्टेट चेन रिएक्शन भी तो आएगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तुम्हारा क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए था, सर ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों एक साथ हो जाए, और होते हैं दोनों एक साथ। जब आप ग्लूकोज को पानी में डिजोल्व करते हो साइक्लिक बनता है, कुछ हिस्सा उसमें से 99% से ज़्यादा हिस्सा क्या होता है? इट इज़ साइक्लिक स्ट्रक्चर, और बचा हुआ हिस्सा क्या होता है? सिर्फ लेस देन 1% इज ओपन स्ट्रक्चर। तो अब सवाल ये है कि ये 2,4-DNP टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है? आपको मालूम है 2,4-DNP का फार्मूला? 2,4-DNP एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। क्या है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। क्या ना फार्मूला उसका? डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। 2,4-DNP टेस्ट इसलिए भी नहीं देता क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर तो वैसे ही क्या है, 99.9% के आसपास है। कितना है? अब बचा क्या तुम्हारा? ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर तो बहुत कम बचा, 0.02% बचा। कितना? 0.0201% बचा। इतना बड़ा मॉलिक्यूल उस सॉल्यूशन में क्या उससे जो एल्डिहाइड जो हमारे पास ओपन चेन वाला है विच इज 0.01 एंड 0.02%, उससे जाकर ये क्या रिएक्ट कर सकता है क्या? उसका इतू सा साइज हो रही है और वो उसका परसेंटेज भी कम है वहाँ पर। क्या है भाई? इसके पहले हमने HI भेजा था, हमने ब्रोमीन वाटर भेजा था, ये सब छोटे छोटे थे। ये क्या है? ये छोटे साइज में भी थे, तो इनका अटैक करना आसान था। क्लियर है? लेकिन अगर मैं 2,4-DNP की बात करूं या मैं किसकी बात करूं, शिप रिएजेंट की बात करूं, शिप रिएजेंट का साइज देखोगे तुम, ये है, देख रहे हो कितना बड़ा मॉलिक्यूल है? ये क्या उस 0.02% में जाकर एल्डिहाइड के कार्बोनिल या उससे जाकर ये कर सकता है क्या? इसीलिए लोच आया था, इसीलिए साइज। इनके जो रिएजेंट आप जा रहे हैं उनके साइज बहुत बड़े थे। जो हमने पहले डाले थे ओपन चेन के लिए, वो साइज उनके छोटे छोटे रिएजेंट थे। जब छोटे छोटे रिएजेंट होंगे तो अटैक कर सकते हैं कितना ही परसेंटेज हो यार। लेकिन कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल को अगर हम बोलें कि वहाँ पर सिर्फ 0.0102% है, तो रीज़न समझ में आ गया। 2,4-DNP शिफ्ट रिएजेंट और NaSCO SO3 के साथ एडिशन कंपाउंड क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि साइज बहुत बड़ा है इन रिएजेंट का साइज, और उसका परसेंटेज कम है। किसका? ओपन चेन का। जब ओपन चेन को आप पानी में डालते हो तो वो किस में बदल जाता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपस में कन्वर्ट होने लगता है अल्फा और बीटा में। किसमें? उसको हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मैंने ग्लूकोज लिया इसमें, ठीक है, ग्लूकोज लिया और डाल दिया क्रिस्टल। ग्लूकोज के तो क्रिस्टल आते हैं ना, पानी में हिलाया। अब पानी में मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पर ओपन चेन का परसेंटेज कितना है? 0.01 एंड 0.02, और वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। किसमें? अल्फा और इंटर कन्वर्जन चल रहा है। क्या चल रहा है? इंटर कन्वर्जन। उसको अपन कहते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा जरूर, ठीक है, म्यूटा रोटेशन। चलो आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था, दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये देखा था ना? ये जो स्ट्रक्चर है इसी को मैंने ऐसे शो किया है। यार ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर और इसमें ये जो स्ट्रक्चर है और ये वाला स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर ये वाला है। कैसे? अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसे बनाऊँ सर, इसको मैं इसमें कैसे कन्वर्ट करूँ, इसको मैं। तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना? और ये किससे मैच कर रहा है? ये मैच किससे कर रहा है? पायरान स्ट्रक्चर से। किससे? एक ये कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है पायरन। क्या होता है? पायरेन भी कहते हैं। इससे काफ़ी कुछ मैच कर रहा है, इसलिए हम ग्लूकोज को पायरेनोज शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरेनोज। पायरेनोज का मतलब है पायरान। पायरन से क्या है?
तो इसको हम क्या कहते हैं, पायरेनोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि पायरेनोज स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप बोलेंगे जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो किससे मैच करता है, पायरेन से करता है, इसलिए हम इसको पायरेनोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को मैं कैसे मैच करूँ, कोई देख के बता सकता है इन दोनों में कैसे सेट किया है। देखो ये वाला पहला कार्बन है, ये वाला पहला कार्बन है और यहाँ पर पहला कार्बन ये है। अब आप ध्यान से देख के जाओ, पहले कार्बन में H ऊपर है, यहाँ पर H ऊपर है, OH किधर है, राइट की तरफ है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। जो राइट वाला है उसको क्या कर देना है, नीचे कर दो। फिर इधर आओ, ये इसको किधर लेना, मुझे ऊपर लेना है, तो H ऊपर है, फिर OH किधर है, नीचे, फिर देखो OH इधर ऊपर है, मतलब लेफ्ट में है तो इसको ऊपर लूँगा मैं, और H क्या हो गया, नीचे आ गया। फिर ये H ऊपर है, OH राइट में है, तो OH राइट वाले को मैंने क्या ले लिया, नीचे, CH2OH इधर क्या है, ऊपर ले लिया और H को नीचे ले लिया। समझा कैसे बना है? देखो इसको फिर से बनाते हैं। ये मैंने बनाया स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बेस बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर से मुझे क्या बताना है, एक्चुअली आपको तो ये वाला बनाना है ना यार। तो यहाँ से देखना शुरू करो, ये पहला नंबर कार्बन है मेरा, क्या है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो यहाँ भी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहले वाले कार्बन में आप देख रहे हो OH किधर है, राइट में, किधर है, तो आपको उसको नीचे लिख देना है। क्या लिख देना है, फिर दूसरे वाले को देखो OH किधर है, नीचे, फिर तीसरे वाले को देखो OH ऊपर है ना इस वक्त, फिर चौथे में देखो क्या है, H OH, पांचवें में क्या दिख रहा है आपको, CH2OH H। सिंपल बनाना साइक्लिक स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड हॉवर्थ स्ट्रक्चर, विच इज कॉल्ड। किसी को डाउट कैसे बनाए? अब आपको बीटा बनाना है, क्या बनाना है, बीटा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज में सिर्फ अंतर किसका है, एनोमरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का। किसका, यहाँ पर देखो OH नीचे, H ऊपर है, अगर मैं इसको पलट दूँ, क्या कर दूँ, OH ऊपर कर दूँ, और तो ये बीटा बन गया। क्या बन गया, समझ में आई बात? चलो, तो ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर अल्फा बीटा एनोमर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, याद रखना ये पूरा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, विल टॉक अबाउट द फ्रक्टोज। किसकी, फ्रक्टोज का स्टेट चेंज ये है, दिख रहा है आपको। अच्छा, आपको अगर कोई पूछे कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन है, कितने, तो यहाँ कितने दिख रहे हैं बताओ, कैसे भाई, एक तो ये कायरल है, यहाँ पर ये अलग है, चारों अलग है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक 5 कायरल है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये भी बहुत, हाँ, अल्फा बीटा दोनों में ही 5 कायरल कार्बन है, जबकि ओपन चेन में कितने थे, 4 कायरल। चलो, तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज का एक्चुअली कीटोज होता है, क्या होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो इसमें फंक्शन ग्रुप क्या होगा, कीटोन होगा। क्या होगा, तो यहाँ पर देखो कीटोन है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। बाकी इसको रटने का तरीका क्या है, CH2OH, तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा, इसको फिंगर के हिसाब से शो कर लो तो कैसा आएगा, है ना, ये हो गया ना, 3 हो गए ना, एक इधर, वो कैसा था, ऐसा था, ये कैसा है, ऐसा, समझे, याद रहेगा। सेकंड नंबर पे कीटोन ग्रुप है, उसके बाद क्या है, आराम से याद। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या, कौन सा अटैक करेगा, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो कौन सा अटैक करेगा, ठीक है, वही OH क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर अटैक करेंगे, इधर, है ना, करेंगे, और ये जो H है ये किधर चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, है ना, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा और ये CH2OH इधर आ जाएगा, किधर आएगा, ये हटा दो, तो आप देखो इनमें से कोई मैच कर रहा है, ये है ना, दिख रहा है ना, सेम स्ट्रक्चर। तो इसका ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आप यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया इसका, और इसमें भी अगर OH नीचे है तो ये अल्फा होगा, OH ऊपर है तो बीटा होगा, समझे। इसको भी आप चाहें तो वैसे ही बना ले, देखो OH इधर था अंदर की तरफ, राइट में तो नीचे लिया है, OH ऊपर था, H राइट में है तो नीचे लिया, OH राइट में है तो नीचे ले लिया, फिर CH2OH यहाँ पर CH2OH को अपन ऊपर लिया और H को नीचे ले लिया, सेम। और इस कार्बन एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर सेकंड नंबर का कार्बन एनामोरिक कार्बन है, क्या, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप कार्बन कौन है, सेकंड नंबर का, और ग्लूकोज में फंक्शन ग्रुप कार्बन कौन सा था, पहला वाला। इसका सेकंड वाला फंक्शन ग्रुप कार्बन है और उसका पहला वाला फंक्शन ग्रुप कार्बन था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कभी भी रिएक्ट करेगा ना तो इसका सेकंड वाला कार्बन इन्वॉल्व होगा, कौन सा, और वो जब भी रिएक्ट करेगा तो उसका कौन सा, पहला कार्बन। आई बात समझ में, इसमें सेकंड नंबर का एनोमरिक कार्बन, एनोमर्स जो है इसके ये दोनों है, तो एनोमरिक कार्बन ये सेकंड नंबर का है, इसमें क्या है ना, वो इतना ही था। फ्रक्टोज को बहुत सीरियसली नहीं लिया है अपन ने, फ्रक्टोज को सिर्फ इतना जान लेना आपको कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, फ्यूरॉन से इंस्पायर्ड था। वो किससे इंस्पायर्ड था, ये देखो यहाँ पर, ये क्या दिख रहा है, फ्यूरॉन, इससे इसको कहेंगे फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कहेंगे, और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, और इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। नाउ कम टू द मेजर कंपाउंड, ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड जो है मैं उनके बारे में बात करूंगा। 2-3 मेजर डाइसैकेराइड्स हमें मालूम होना चाहिए। क्या भाई, सुक्रोज है तो किससे बना है, अभी मैंने शुरू में चैप्टर के बताया था ना कि सुक्रोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। कैसे जुड़ा है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ये सारी बात हम करेंगे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना।
अब मैं जो बात करने वाला हूँ डाइसैकेराइड की करने वाला हूँ, किसकी किसकी? पहले मैं बात करूँगा सुक्रोज की, फिर मैं बात करूँगा माल्टोज की, फिर किसकी बात करूँगा? लैक्टोज की। और ये तीनों क्या है? डाइसैकेराइड्स हैं। ये तीनों क्या है? ये दो मोनोसैकेराइड की यूनिट से मिलकर बना है। किससे? तो वो दो कौन है और वो कैसे जुड़ते हैं? वो दो कौन है और कैसे जुड़ते हैं और किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, उस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, ये सब बात करेंगे अपन। ठीक है, क्लियर है? तो एक चीज़ सबसे पहले हम बात करेंगे, चूंकि हम डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ डाइसैकेराइड की जब हम बात करेंगे तो हमें ये मालूम है कि सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं या हम किसी एंजाइम के प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ग्लूकोज क्या देता है हमको? डी ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रक्टोज देता है। क्या देता है? फ्रक्टोज हमेशा नेगेटिव वाला ही हमारे शरीर में कंपेटिबल है, याद रखना। यहाँ देखो, ये एक मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, कह रहे हैं, याद है ना? अल्फा डी यहाँ ओएस था, है ना? और ये क्या है? फ्रक्टोज है। क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज। और बीटा डी फ्रक्टोज में भी यहाँ पर ओएस था, यहाँ पर क्या था? ये दोनों नजदीक आए। ये सेकंड नंबर कार्बन है और ये पहला नंबर, दोनों एनोमर्स, दोनों एनोमरिक कार्बन आए ना, दोनों एनोमरिक। मैंने पहले कहा था कि जो भी केमिकल रिएक्शन होगी कहाँ पर होगी? एनोमरिक कार्बन पे होगी। तो यहाँ पर ये दोनों नजदीक आए। अब जब नजदीक आए तो यहाँ पर क्या होगा? एक बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड कैसे बनेगा? ये OH और OH मिल जाएंगे तो एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर छोड़ देंगे। क्या करेंगे? OH और OH मिलेंगे, पानी का मॉलिक्यूल बाहर गया तो बचा क्या? एक ऑक्सीजन बचा ना भाई, एक ऑक्सीजन। तो ये दोनों एक ऑक्सीजन से जुड़ गए, दिख रहा है आपको ये ऑक्सीजन? इस लिंक को अपन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप बता देना कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं और उस दौरान पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, उस लिंक को अपन क्या कहते हैं? वी कॉल इट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहोगे? जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में नज़दीक आकर बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच, और वो जो बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो बॉन्ड बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो यहाँ पर कौन कौन सी लिंकेज हो रही है ये आपसे पूछेगा। यहाँ पर आप देखो, ये ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा। लिंकेज क्या है? 1-2 लिंकेज है। क्या है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्लाइकोसिडिक कौन सा लिंकेज है? C1C2 लिंकेज है। क्या है? C। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सुक्रोज से जुड़ा हुआ दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ट शुगर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोल्ड में। इनवर्ट शुगर किसे कहते हैं? इनवर्ट शुगर, इनवर्ट का मतलब तो मालूम है ना? इन्वर्ट हो जाना, जो है उससे उल्टा हो जाना, जो है उससे। अभी क्या होता है, ग्लूकोज को अगर आप इसको सुक्रोज को अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं? तो आप देखते हैं कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटिव ग्लूकोज और लीवोरोटेटिव फ्रक्टोज में बदल जाता है। कैसे बदलता है? ये तो मैंने बता ही दिया था। वैसे ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सुक्रोज खुद क्या है? एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। क्या है? मतलब इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा प्लस में होगा। क्या होगा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब प्लस में, पीपीएल को क्या करेगा? डाइवर्ट करेगा। पीपीएल को क्या करेगा? प्लस में। लेकिन जब मैं इसी सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ और उस सॉल्यूशन में जब मैं चेक करता हूँ वापस पोलरीमीटर लगाकर, तो मैं देखता हूँ वो जो हाइड्रोलिसिस के बाद जो मिक्सचर था मेरा, उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन था वो क्या हो गया? लीवोरोटेटरी हो गया। क्या हो गया? सुक्रोज खुद क्या था? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन हाइड्रो, जैसे मान लो ये मैंने डेक्स्ट्रोज लिया, ठीक है, इसको मैंने पोलरीमीटर में फंसा के इसमें लाइट पीपीएल मार के मैंने देखा ये राइट में घुमा रहा है। कितना घुमा रहा है? 66.5। कितना? ऑप्टिकल रोटेशन कितना था? 66.5 डिग्री। कितना था? अब मैंने क्या किया, इसमें हाइड्रोलिसिस कर दी। इसकी क्या कर दी? हल्का से एसिड डाल के पानी डाल के इसको हाइड्रोलिसिस कर दिया। फिर मैंने इसको पोलरीमीटर के सामने रखकर इसका ऑप्टिकल रोटेशन उठ गया। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, इस सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया? लीवोरोटेटरी हो गया। क्योंकि वहां पर जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो इसमें दो हिस्से में टूट चुका था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब टूटा था तो उसमें जो फ्रक्टोज था उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना था? -92.4 डिग्री, बहुत ज़्यादा। और जो अपने पास ग्लूकोज था उसका कितना था? +52.5 डिग्री। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ भी दूं तो भारी कौन पड़ेगा? लीवोरोटेटरी होगा ना। फाइनली सॉल्यूशन कैसा होगा? लीवोरोटेटरी। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पर क्या हुआ, साइन ऑफ रोटेशन चेंज हो गया। सुक्रोज का जो साइन ऑफ रोटेशन क्या था? डेक्स्ट्रोरोटेटरी था। लेकिन जब मैंने उसकी हाइड्रोलिसिस करके उस सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन निकालने की कोशिश की तो वो कितनी हो गई? अपोजिट हो गई, लीवोरोटेटरी हो गया सॉल्यूशन। तो आप देखो तो इसमें इन्वर्जन हुआ कि नहीं? इन्वर्ट हो गई बात। क्या हो गया? तो इसी को अपन कहते हैं इन्वर्ट शुगर कहते हैं। इसीलिए सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर कहते हैं। याद रहेगी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला मैंने, बताओ। मैं तुम लोग को वो वाला दिखाता हूँ, मैंने शायद डाउनलोड किया है।
ये है पोलारिमीटर। इसमें सबसे पहले लाइट सोर्स से ऑर्डिनरी या अनपोलराइज्ड लाइट निकलती है, जिसमें वाइब्रेशन सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में होती हैं। अब ये लाइट निकॉल प्रिज्म में एंटर करती है। निकॉल प्रिज्म अनवांटेड वाइब्रेशंस को फिल्टर करके प्लेन पोलराइज बनाता है। ये लाइट ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से गुजरकर रोटेट होती है। राइट या क्लॉकवाइज रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बाकी तो समझदार हुई। समझ में अभी तक कोई डाउट? सुक्रोज में कोई डाउट? सुक्रोज किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा माइनस फ्रक्टोज से। किससे? नाउ कम टू अनदर कंपाउंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वी हैव इज माल्टोज। माल्टोज में मुझे क्या चाहिए? माल्टोज में मुझे दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए, दोनों ही। आप ध्यान से देखो तो ये भी अल्फा डी है, ये भी अल्फा डी, दिख रहा है? दोनों कौन है? दोनों ही ग्लूकोज है, दोनों ही। ये इसका पहला नंबर का कार्बन है एनाबॉरिक, तो ये इसका पहला नंबर का, दोनों का। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? पहले ये वाला, तो ये देखो ये वाला पोर्शन इसका खाली है, ये वाला फंक्शन ग्रुप कार्बन क्या है? चौथे नंबर में यहाँ पर OH था और यहाँ पर पहले में OH था, याद है तुमको? दोनों ने मिल गए, कौन सा बना दिया बॉन्ड? ये हट गया, क्या बन गया? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। अब यहाँ पर मजे की बात है कि यहाँ इस वाले ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन बिजी है बॉन्ड बनाने में, लेकिन ये वाला क्या है? खाली है। इसलिए याद है मैंने कहा था कि सुक्रोज इज रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग। बाकी सब क्या है? क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन ग्रुप यहाँ पर कार्बन से OH लगा हुआ है, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं आसानी से। इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, माल्टोज का ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका फंक्शन ग्रुप कार्बन इज फ्री। फंक्शन ग्रुप कार्बन क्या है? वो फ्री है, उसने तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में कोई पार्टिसिपेशन किया ही नहीं है, इसलिए माल्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन सुक्रोज को अगर हम ध्यान से देखें तो सुक्रोज में आपने देखा तो दोनों के जो ये दूसरे नंबर का, ये पहले दोनों ही क्या फंक्शन ग्रुप कार्बन थे और दोनों ने क्या बना लिया था? ग्लाइकोसिडिक लिंक बना ली थी। तो अब दे आर नॉट फ्री, उसका कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इसलिए इसको अपन क्या कहते थे? नॉन रिड्यूसिंग। अब समझना है रीजन? मैंने बताया था तब बताऊंगा क्या। नहीं दे इतनी आसानी से OH ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो है ये है थोड़ा फ्रेजाइल कार्बन। ये जो पहला वाला है ना, सॉरी, ये जो कार्बन है ये फ्रेजाइल है, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। किससे? ऑक्सीजन से। इसको अब एक्चुअली हेमी एसिटल फंक्शन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमी एसिटल जो पार्ट होता है, हेमी एसिटल किसे कहते हैं? देखो ये जो कार्बन है, कार्बन जुड़ा है किससे? OH से। और ये कार्बन किससे जुड़ा है? OC से, है ना? O और एक कार्बन किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से। और एक कार्बन किससे जुड़ा है? C से। C OH OC और H, ऐसा कहीं भी दिख जाए आपको जहाँ पर कार्बन किससे जुड़ा है? OH से, OC से, H से और C से। ऐसे कार्बन को अपन, ऐसे ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? हेमी एसिटल। क्या कहते हैं? और ये एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? और ये यहाँ पर फ्री भी है। यहाँ पर माल्टोज के केस में ये फ्री है, क्योंकि बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में इसका कोई रोल ही नहीं है, ये तो साइड में है। तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और बहुत फ्रेजाइल है ये, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। बाकी सुक्रोज को हम क्यों कह रहे थे नॉन रिड्यूसिंग? क्योंकि उसके दोनों एनोमेरिक कार्बन कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में बिजी थे। समझ आ रही बात? नाउ हमारे पास अगला जो कंपाउंड है वो ये था। ये बेसिकली ये क्या है? लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज क्या होता है? ये देखो ये क्या है तुम्हारा? लैक्टोज। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें गैलेक्टोज है और साथ में क्या है? बीटा डी ग्लूकोज है। क्या? अब सवाल है कि ये गैलेक्टोज क्या होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अंतर क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अंतर क्या है? अंतर से बहुत छोटा सा है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर आप देखो तो ये ग्लूकोज में भी यहाँ पर बीटा में क्या था? OH ऊपर था, H नीचे था, ये सब सेम चल रहा है, ये भी सेम है। बट यहाँ पर क्या था? ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में यहाँ H ऊपर था और OH है ना। लेकिन गैलेक्टोज में चौथे नंबर के कार्बन पे कॉन्फिगरेशन पड़ जाता है। क्या होता है? नॉन फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे। किस पे? चौथे नंबर पे। अगर चौथे नंबर पे ऊपर नीचे हो जाए H और OH तो वो क्या कहलाते हैं? आपस में एपीमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एनोमर्स तो मैंने बता दिया था, चौथे नहीं किसी में भी हो सकता है, यहाँ चौथे में हो रहा है। ठीक है, एपीमर का मतलब है अल्फा और बीटा एनोमर्स तो हमने पढ़ लिया था। अल्फा बीटा एनोमर तो हमें मालूम है वो किस में था? फंक्शनल ग्रुप कार्बन में था। किसमें? लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन के अलावा किसी भी कार्बन में H और OH जो जुड़े हैं वो ऊपर नीचे हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? एपीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गैलेक्टोज बेसिकली एपीमर किसका है? बीटा डी ग्लूकोज का क्या है? एपीमर, नॉट एनोमर, एपीमर। समझा? लिखा नहीं है, लिख लेना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, ये गैलेक्टोज है, इसका ये एनोमेरिक कार्बन, और इसका ये सिंपल वाला बीटा डी ग्लूकोज है जिसका चौथा है ना, चौथे नंबर का। यहाँ पर क्या बना? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। तो यहाँ पर कौन सी लिंकेज हुई? कौन सी हुई? C1 C4। कितनी हुई? समझ में आ रहा? C1 C4 लिंकेज है। तो अभी टोटल अपन ने कौन कौन सी लिंकेज पढ़ी? C1 C2। सुक्रोज में क्या थी? C1 C2। और माल्टोज में क्या थी? C1 C4। इसमें भी क्या है? C1 C4 है। बस इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमने क्या है? गैलेक्टोज लिया है। गैलेक्टोज इज नथिंग बट इट इज़ द एपीमर ऑफ ग्लूकोज। ये रिड्यूसिंग है। बताओ क्यों है रिड्यूसिंग? हर्षवर्धन, व्हाई इट इज रिड्यूसिंग? क्योंकि उसका कोई भी कार्बन, सॉरी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं, फ्री है।
इसका एक कार्बन बचा है ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, एन ओवर एक कार्बन, ये इन्वॉल्व है क्या? तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है ना आसानी से, इसीलिए क्या है रिड्यूसिंग शुगर। उस एंड लैक्टोज और माल्टोज क्या है रिड्यूसिंग है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों है नॉन रिड्यूसिंग? क्योंकि उसके दोनों एनोमरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में बिजी हैं, तो उसे कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। जैसे पहलिंग सॉल्यूशन या टॉलिन एजेंट से आप ऑक्सीडाइज नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? नाउ इसके बाद पॉलीसेक्राइड की बात कर लेते हैं। पॉलीसेक्राइड में इंपॉर्टेंट हमारे पास जो कंपाउंड है उसका नाम है स्टार्च। सुना है स्टार्च? स्टार्च तो हम लोग भयंकर खाते हैं यार, हर जगह तो स्टार्च ही खा लेते हैं। साबूदाना व्रत रखा है, बोले क्या बनाओ साबूदाना, क्या है साबूदाना? स्टार्च। आलू के वो बना दो कुछ भी, फ्रेंच फ्राइज क्या बन गया? चावल स्टार्च, रोटी स्टार्च, फुल ऑफ स्टार्च। इंडियन की लाइफ क्या है? फुल ऑफ, और थुलथुल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? मोटू मोटू टाइप के सब हो जाएंगे, गोल मटोल से, सब चावल खा खा के। तो बेसिकली स्टार्च है क्या? स्टार्च एक्चुअली दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। किससे? एक तो कंपोनेंट है इसको एमाइलोज कहते हैं और दूसरा एमाइलोपेक्टिन, दो चीज़ों से मिलकर बना है। किससे? मतलब ये पॉलीसेक्राइड है, इसका मतलब है बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है, बहुत सारे, है ना, मोर देन 10, उसको अपन क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड। उनमें से एक स्टार्च है। स्टार्च में भी दो हिस्से हैं, कौन सा? एक एमाइलोज है और दूसरा एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल है क्या? और एमाइलोपेक्टिन क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है। ये याद रखना, पूछ लेते हैं। एमाइलोज क्या है? वाटर सॉल्युबल पार्ट है, और एमाइलोपेक्टिन क्या है? वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है। समझ में आ रही बात? तो एमाइलोज कितना परसेंटेज होता है? एमाइलोज का परसेंट हो जाता है 15 से 20%। कितना? अगर मेरे पास 100 ग्राम स्टार्च है तो उसमें से 15 से 20 ग्राम क्या होगा? एमाइलोज होगा, और बाकी बचा हुआ क्या होगा? एमाइलोपेक्टिन। अब सवाल ये कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या अंतर है? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। एमाइलोज का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो C1C4 की लिंकेज है यहाँ पर, ध्यान से देखो। ये जो स्ट्रक्चर है ये एमाइलोज का है। लंबी चेन दिख रही है आपको? दिख रही है? ग्लूकोज की, किसकी? अल्फा डी ग्लूकोज की लंबी चेन दिख रही है यहाँ पर, दिख रही है। और यहाँ पर लिंकेज क्या है? 1414 क्या है? C1C4 पूरी लंबी चेन, क्या उसको अपन क्या कहते हैं? एमाइलोज। क्या कहते हैं? लेकिन अगर हम एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो एमाइलोपेक्टिन थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा तो लंबी चेन चलती है C1C4 की, लेकिन थोड़ी दूर बाद उसमें ब्रांचिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? इसका जो पहला कार्बन है इस वाले ग्लूकोज का, ये किससे अटैच हो जाता है? 6वें नंबर के कार्बन से। किससे? C1C6 लिंकेज आ जाती है। क्या होता है? पहले C1C4 चलती फिर क्या होता है? C1C6 लिंकेज आ जाती है। क्या होता है? समझ में आई बात? तो उसको अगर हम समझाने की कोशिश करें तो इस तरीके का माहौल होता है। देखो ये स्टार्च के दो हिस्से हैं, ये मैं बना रहा हूँ, वो सब नहीं लिख रहा हूँ डिटेल में। ये क्या है? 1 है, ये 4 है, ये 1 है, ये तो यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है? लिंकेज होती जा रही है ना? ऐसी लिंकेज होती जाए लगातार तो क्या बनेगा? एमाइलोज। क्या बनेगा? लेकिन अगर ये ऐसा चलते चलते अचानक से यहाँ पर अलग हुआ और यहाँ से एक लिंकेज ऐसी बनी, किधर? तो ये क्या हो गया? यहाँ पर एक कार्बन था मेरा C, है ना, एक C था, C कितना? 6वें नंबर का, कौन सा? और ये पहले नंबर का है, और फिर ये बढ़ने लग जाए चेन, फिर ये क्या हो जाए? बढ़ती चली जाए, तो ये ब्रांचिंग हो गई। क्या हो गया? एमाइलोपेक्टिन में C1C4 तो चलता जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ब्रांचिंग होती जाती है। कौन सी? C1C6। हाँ, क्या चीज़? हाँ, ब्रांचिंग होती जाएगी खूब। स्ट्रक्चरल उसका क्या होगा? जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही ज़्यादा इनसॉल्युबल होता जाएगा। क्या होगा? इसीलिए एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। तो स्टार्च का 80% वाला पार्ट कैसा होता है? एमाइलोपेक्टिन, और 20%, 15 to 20% क्या होता है? एमाइलोज, विच इज़ वाटर सॉल्युबल, विच इज़, समझे? तो एमाइलोज तो फटाफट डाइजेस्ट हो जाएगा खाना खाने के बाद, लेकिन एमाइलोपेक्टिन इट विल टेक लिटिल टाइम बिकॉज इट इज़ ब्रांच्ड, इट इज़, उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये हो गया स्टार्च। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा जो अगला है सेल्यूलोज है। क्या है? सेल्यूलोज में भी अगर हम लिंकेज देखें तो यहाँ पर साफ साफ कौन सी लिंकेज दिख रही है? ये देखो, ये पहला है, चौथा है, पहला है, चौथा है। ये क्या है? सारे के सारे बीटा डी ग्लूकोज। कितने? बीटा डी, लगातार बीटा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते चले जाते हैं। C1C4 समझा? तो लगातार बीटा डी ग्लूकोज अगर जुड़ते जाएंगे तो क्या बनेगा? सेल्यूलोज बनेगा। सेल्यूलोज कैसा होता है मालूम है ना? नॉन स्वीट शुगर है ये। क्या? बिल्कुल मीठी नहीं है। भूसा वूसा जो होता है, कागज वागज जिससे बनता है, वो सब क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। समझ में आ रही है? बस इसके मोनोमर याद रखना, जिससे मोनोसेक्राइड याद रखना सबके। इसमें कौन है? बीटा डी ग्लूकोज है। इसमें कौन है? और उसके पहले क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज था। स्टार्च में दोनों सब कुछ अल्फा डी से बना था। एमाइलोज किससे बना था? C1C4, और एमाइलोपेक्टिन C1C4 के साथ साथ C1C6 लिंकेज था। क्या था?
इसके बाद आते हैं तो हमारा ग्लाइकोजन नाम का भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन के बारे में सुना है? क्या होता है ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, मोस्टली इट इज स्टोर्ड इन द लीवर। कहाँ होता है? जब आपको कहीं खाना वाना नहीं मिलता, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो लीवर जो होता है वो ग्लाइकोजन से क्या बना देता है? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में। जब हम कहीं 2, 4, 8, 10 दिन या फिर 1 आध दिन भूखे रह जाएं तो क्या होगा? ये ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड होता है ना लीवर में, ये किस में कन्वर्ट होने लगता है? ग्लूकोज में। तो ये भी क्या है? ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का क्या है? पॉलीसेक्राइड है। क्या है ना? 10 से ज़्यादा होते हैं, 14, 15 तक होते हैं। ठीक, अल्फा डी, अल्फा डी। कोई डाउट यहाँ पर पॉलीसेक्राइड्स में? देख लो फटाफट, किताब लाए हो तो एक बार पूरा पढ़ के देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। अमीनो एसिड नाम से ही जाहिर है, अमीनो ग्रुप भी है और एसिड भी है। नाम से ही जाहिर हो रहा है, अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड जहाँ पर अमीनो ग्रुप NH2 और COH एसिड, तो ये क्या हो गया? अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस अमीनो एसिड में ये जो कार्बन है, फंक्शन ग्रुप के बाद वाले कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं? अल्फा, है ना? जस्ट फंक्शन ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अपन क्या कहते हैं? अल्फा। और इसके बगल में एक और कार्बन होता है उससे बीटा, उसके बगल में और होता है तो गामा। इस तरीके से हम अल्फा बीटा गामा नाम रखते हैं, पर दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। व्हाई इट इज अल्फा अमीनो एसिड? बिकॉज फंक्शन ग्रुप क्या है? COOH है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे अमीनो जुड़ा हुआ है ग्रुप, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। और हमें क्या खाना है? हम लोग को सबको अल्फा अमीनो एसिड्स ही खाना है। क्या करना है? हमारे शरीर में जरूरत किसकी है? अल्फा अमीनो एसिड की है। हमारे शरीर में बीटा गामा इसकी कोई जगह नहीं है। समझ में आ रही बात? तो अल्फा अमीनो एसिड समझ में आ गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अमीनो एसिड कैन बी एसिडिक, कैन बी बेसिक, कैन बी एसिडिक, कैन बी, हाउ विल वी डिसाइड दैट माई अमीनो एसिड एसिडिक और माई अमीनो एसिड इज बेसिक? इस अमीनो एसिड को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक COH ग्रुप है विच इज एसिडिक, और यहाँ एक NH2 है विच इज बेसिक। NH2 क्या है? बेसिक होता है। क्यों होता है बेसिक भाई? क्योंकि इसमें क्या होता है? लोन पेयर होता है ना। ये लोन पेयर किसी को भी दे सकता है। जब ये लोन पेयर दे सकता है तो ब्रॉन्स्टेड बेस है। ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस पढ़ा था अपन, एसिड बेस की थ्योरी 3 पढ़ी थी ना, आर्हीनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लुईस थ्योरी। तो उसके हिसाब से ये क्या बेस है? एक बेस एक एसिड, तो ये क्या न्यूट्रल हुआ कि बेसिक हुआ? मान लो अगर यहाँ 2 NH2 होते तो, मान लो यहाँ 2 COH होते तो, समझ में आया? तो एसिडिक अमीनो एसिड कब बनता है, बेसिक अमीनो एसिड कब बनता है, हमें पता चल गया। ठीक है, लेकिन याद रखने का है कि अमीनो एसिड हमें कौन सा वाला लेना? अल्फा वाला। कौन सा? ठीक है, अभी जिम जाने वालों को मालूम है सिट्रुलिन लेते हैं, अर्जिनाइन लेते हैं कि नहीं? पंपिंग के लिए लोग लेते हैं L-अर्जिनाइन। L-अर्जिनाइन क्या करता है? पंपिंग करता है आपकी। क्या होता है? ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, कोनों कोनों तक पहुंचाता है। क्या करता है? ताकि आप बॉडी जब बिल्ड करने जाते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन तेज रहता है, तो नए टिश्यू बनने में फ़ायदा होता है। इसलिए L-अर्जिनाइन बहुत लेता है बॉडी बिल्डर। एक एक्सरसाइज करने से पहले बढ़िया एक गिलास में घोलता है, पूरा सेशन काल के और पूरा समझ में क्लियर? प्री वर्कआउट। ठीक है, सिट्रुलिन लेते हैं कई लोग, वो भी लेते हैं, क्रिएटिन लेता है कोई। कुल मिला के सब क्या है? प्री वर्कआउट है। एंड दीज आर अमीनो एसिड, दीज आर, आप डायरेक्टली अमीनो एसिड ले रहे हो। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि एसिडिक और ये क्या होता है। कुछ नाम जो हैं, कुछ अमीनो एसिड के नाम उनके प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। जैसे ग्लाइसिन करके एक अमीनो एसिड है, क्या है? वो मीठा टेस्ट में होता है। तो ग्रीक में ग्लाइकोस का मतलब क्या होता है? स्वीट, ग्लाइसिन। फिर उसके अलावा एक टायरोसिन वॉज द फर्स्ट ऑप्टेन फ्रॉम चीज़। किससे बना था? चीज़ से। टायरोसिन नाम रखते हैं क्योंकि टायरोस का मतलब क्या होता था? चीज़ होता था ग्रीक लेटर में। तो ठीक है, तो अमीनो एसिड को जनरली अगर मुझे लिखना है, पूरा नाम लिखना तो पसीने वाला होता है, तो अपन 3 लेटर चूज़ कर लेते हैं। क्या करते हैं? 3 लेटर चूज़ करके इस तरीके की पूरी एक सीरीज़ बना लेते हैं। लेकिन आपको जैसे ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन अभी बताया मीठा होता है, ये इसको कैसे लिखेंगे? GLY। क्या लिखेंगे? ग्लाइसिन अमीनो एसिड। दिस इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज नॉट स्वीट, दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। बाकी सब है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, कौन सा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर इसमें इसके सॉल्यूशन में से अगर PPL गुजारोगे ना तो देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी। व्हाई इट इज सो? बिकॉज यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ग्लाइसिन के साथ क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रहता है। क्या लगाता है? तो 2 हाइड्रोजन एक कार्बन से हो गया ना, कायरलिटी तो खत्म हो गई, कायरलिटी। तो चलो इसको हम बाद में देखेंगे। आज का टेस्ट कर लो फटाफट। आज का टेस्ट लिखो।